हेलो फ्रेंड्स। इस साल की यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के पेपर में इंडियन पॉलिटी से इन टोटल 14 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन 14 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस डायरेक्टली बुक्सतावा ऐप के ऊपर इंडियन पॉलिटी कोर्स से पूछे गए हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर आप एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस को इस पॉलिटी कोर्स के बेस पर सॉल्व कर सकते थे। यानी इन क्वेश्चंस में आप कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते थे और बचे हुए ऑप्शंस में चांस ले सकते थे। और 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जो इस पॉलिटी कोर्स में कवर्ड नहीं थे, जिसमें से कि एक क्वेश्चन तो प्योरली बाउंसर था जो कि किसी भी स्टैंडर्ड बुक में कवर्ड नहीं था। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके एनालाइज करते हैं और प्रूफ के साथ देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी कोर्स के बेस पर इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा सकता था। तो इसके लिए हम लोग आ गए हैं बुक्सतावा ऐप के ऊपर, जहाँ पर यूपीएससी के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमी के कोर्सेज हैं। और इन तीनों कोर्सेज का जो कंबाइंड कोर्स है वो है एवरीथिंग ऑन द ऐप। तो यहाँ पर हम लोग एवरीथिंग ऑन द ऐप को ही ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद अगर हम इसके कंटेंट सेक्शन में जाएं तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी इन सब के फोल्डर्स बने हुए हैं। और क्योंकि हम लोग यहाँ पर पॉलिटी सेक्शन की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इंडियन पॉलिटी कोर्स के फोल्डर को ओपन करेंगे और इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली इंडियन पॉलिटी वीडियोज़ फोल्डर को ओपन करेंगे। चलिए अब एक एक करके इस साल के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को देखते हैं और उन्हें बुक्सतावा की एनिमेटेड वीडियोज़ से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये लोकसभा के स्पीकर से रिलेटेड है और इसमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट लोकसभा स्पीकर के टेन्योर से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद भी लोकसभा स्पीकर अपना ऑफिस वैकेट करते हैं या नहीं, और अगर नहीं करते तो क्या वो नेक्स्ट लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद जो पहली मीटिंग है तब तक अपने ऑफिस में बने रहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग पार्लियामेंट वाले फोल्डर को देखेंगे और पार्लियामेंट फोल्डर के अंदर हम लोग देख सकते हैं कि एक और फोल्डर है रिलेटेड टू पार्लियामेंट के लीडर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। इसके अंदर हम लोग लोकसभा स्पीकर के रिमूवल और टेन्योर वाली वीडियो को देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा स्पीकर की पावर्स और फंक्शंस को पढ़ा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा स्पीकर के टेन्योर की। तो इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी लोकसभा का जो टाइम पीरियड होता है या लोकसभा का जो टेन्योर होता है वो उसके कॉन्स्टिट्यूट होने से लेकर उसके डिसॉल्व होने तक के पीरियड को कहा जाता है। और जब भी लोकसभा डिसॉल्व होती है तो उसके बाद जनरल इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस के बेस पर नई लोकसभा को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। और ये जो नई लोकसभा है इसकी पहली मीटिंग में वापस से नए स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है। तो अब इस पूरे डिस्कशन के बेस पर हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है लोकसभा स्पीकर के इलेक्ट होने से लेकर नेक्स्ट लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूट होने के बाद उसकी पहली मीटिंग तक का ये पूरा का पूरा पीरियड लोकसभा स्पीकर का टेन्योर होता है। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर क्लियरली इस बात को बोला जा सकता है कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद क्या लोकसभा स्पीकर को अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन करना पड़ता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग सेम फोल्डर के अंदर लोकसभा स्पीकर इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी वाली वीडियो को देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, अगर हम लोग हमारे देश की लोकसभा के स्पीकर और यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर को एक साथ कंपेयर करें तो हम लोगों को इन दोनों के बीच में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। डिफरेंस ये है कि यूनाइटेड किंगडम में जब भी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पीकर के तौर पर इलेक्ट होता है तो वो तुरंत अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर देता है, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं होता। लोकसभा स्पीकर इलेक्ट हो जाने के बाद भी वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन नहीं करते। ऐसे में एक बड़ा क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि लोकसभा तो हम लोगों ने देखा कि लोकसभा स्पीकर इलेक्ट होने के बाद उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन नहीं करना पड़ता, जबकि इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि उन्हें अपनी पार्टी से रिज़ाइन करना होता है, वो भी इमीडिएटली। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेटमेंट की। यहाँ पर स्पीकर के रिमूवल के प्रोसेस की बात हो रही है और पूछा जा रहा है कि क्या उनके खिलाफ लाए गए रेजोल्यूशन को ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस के मेजोरिटी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोगों को पार्लियामेंट फोल्डर के अंदर टाइप्स ऑफ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट वाली वीडियो को देखना होगा। माना जा सकता है जब हाउस की टोटल मेंबरशिप में से अगर हम लोग वैकेंट सीट्स को एक्सक्लूड कर लें उस संख्या के 50% से ज्यादा लोगों ने अगर उस मोशन या रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया हो। और ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल मेंबरशिप में से वैकेंट सीट्स को एक्सक्लूड करने को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस कहा गया है। तो ये तो बात हुई इफेक्टिव मेजॉरिटी की कैलकुलेशन की, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इस तरह की मेजॉरिटी की जरूरत राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए होती है। इनफैक्ट राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन को रिमूव करने के लिए भी इफेक्टिव मेजॉरिटी की ही जरूरत होती है। और अगर बात की जाए लोकसभा के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रिमूवल की तो वहां पर भी इफेक्टिव मेजॉरिटी की ही जरूरत होती है। तो यहाँ पर क्लियरली इस बात को मैंने बोला कि स्पीकर को रिमूव करने के लिए इफेक्टिव मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब है ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस की मेजोरिटी। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। इसके बाद हो सकता है कि इस स्टेटमेंट में कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो कि यहाँ पर 14 डे नोटिस पीरियड की भी बात कही गई है। तो लोकसभा स्पीकर के रिमूवल वाली वीडियो में मैंने इस चीज़ को भी एक्सप्लेन किया था। लोकसभा स्पीकर को रिमूव करने के लिए लोकसभा मेंबर्स को लोकसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन लाना होता है टू रिमूव द स्पीकर, लेकिन इस तरह का रेजोल्यूशन लोकसभा के अंदर लाने से पहले उन्हें लोकसभा स्पीकर को एक 14 डे नोटिस देना होता है और ये भी मैंडेटरी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी 1 और 3 ओनली। और ये क्वेश्चन पूरी तरह से बुक्सतावा कोर्स की हेल्प से किया जा सकता था, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को ग्रीन करेंगे। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली ये मेंशन करता है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स होती हैं।
तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, ये देखने के लिए हम लोग जाएंगे इंडियन पॉलिटी कोर्स के अंदर गवर्नर फोल्डर में। और गवर्नर फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पर स्पेसिफिकली देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाई है। तो वैसे तो इस स्टेटमेंट को हम राइट अवे ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ से बात समझ में आ रही है कि गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर जाकर देखते हैं। बट एक एरिया में जिसमें गवर्नर की पावर्स प्रेसिडेंट से भी ज्यादा है, वो एरिया है डिस्क्रिशनरी पावर्स। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लिसिटली गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर कॉन्फर कर रखी है, जबकि इस तरह की पावर्स प्रेसिडेंट के पास नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि गवर्नर को ये डिस्क्रिशनरी पावर्स कहां से मिलती है। एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 163 गवर्नर को ये डिस्क्रिशनरी पावर्स देता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस चीज़ को हम लोगों ने स्पेसिफिकली बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर कॉन्फर कर रखी हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि इस क्वेश्चन की जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की, जहां पर कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी पास्ड बिल को अपने लिए रिजर्व कर सकते हैं बिना गवर्नर के उन्हें फॉरवर्ड किए हुए। तो ये चीज़ तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखी कि प्रेसिडेंट के पास कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है। बट एक एरिया में जिसमें गवर्नर की पावर्स प्रेसिडेंट से भी ज्यादा है, वो एरिया है डिस्क्रिशनरी पावर्स। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सप्लिसिटली गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर कॉन्फर कर रखी है। तो चाहे तो हम लोग इस इन्फॉर्मेशन के बेस पर भी सेकंड स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार डबल चेक करने के लिए स्टेट लेजिस्लेशन का प्रोसेस देख लेते हैं। बेसिकली एक बिल को जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया गया है, उसे स्टेट लेजिस्लेचर से पास होने के बाद गवर्नर के एक्सेंट के लिए भेजा जाता है। गवर्नर के एक्सेंट मिलने के बाद बिल लॉ बन जाता है। बट जरूरी नहीं है कि गवर्नर उस बिल पर अपना एक्सेंट दे ही दे, वो उस बिल को विथहोल्ड भी कर सकते हैं, यानी बिल पर अपने एक्सेंट देने से मना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गवर्नर चाहे तो बिल को स्टेट लेजिस्लेचर की रिकंसिडरेशन के लिए वापस भी भेज सकते हैं, और अगर चाहे तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व भी कर सकते हैं। तो किसी भी एक ऑर्डिनरी बिल पर गवर्नर के पास ये 4 ऑप्शन होते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा कोई प्रोसेस मेंशन नहीं किया गया है जिसके बेस पर प्रेसिडेंट एक बिल को खुद से अपने लिए रिजर्व कर लें, और इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट डेफिनेटली रॉन्ग है। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, यानी वन ओनली। और इस क्वेश्चन को भी हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे क्योंकि बुक्स तवा कोर्स से ये क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्वेबल है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट ये है कि प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू के लिए सब्जेक्टेड है, और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइस के बिना भी कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, हम लोग प्रेसिडेंट फोल्डर के अंदर पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट वाली वीडियो को देखेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किस मैनर में करेंगे। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर हमें रिलाई करना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हमें ये पता चलता है कि प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल अपनी बाकी पावर्स की तरह यूनियन कैबिनेट की एडवाइस पर ही कर सकते हैं। हालांकि अपनी पार्डनिंग पावर के लिए उन्हें कोई रीजन नहीं देना होता, बट फिर भी जुडिशरी के पास प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर से रिलेटेड एक लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू की पावर है। जुडिशरी अगर चाहे तो ये एश्योर कर सकती है कि प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करने से पहले सभी रेलेवेंट मेडिकल्स को कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने इन दोनों ही पॉइंट्स को कवर कर लिया है कि प्रेसिडेंट को अगर अपनी पार्डनिंग पावर्स का इस्तेमाल करना है तो उन्हें यूनियन गवर्नमेंट की एडवाइस लेनी होगी, और उनकी इस पार्डनिंग पावर की एक्सरसाइज के ऊपर जुडिशरी का लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू भी है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर हो गया ए, यानी वन ओनली। और क्योंकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से हम लोग बुक्स तवा कोर्स की हेल्प से कर पाए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग मार्क करेंगे ग्रीन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी में कहीं पर भी पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट के अंदर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स के सेपरेशन की बात कही गई है। तो इसके लिए हम लोग डीपीएसपी के फोल्डर में जाएंगे और देखेंगे डीपीएसपी की पार्ट 4 वीडियो। तो ये है आर्टिकल 49। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 50, जो एग्जीक्यूटिव्स की बात करता है, पब्लिक सर्विसेज में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स की, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार एटसेट्रा। पहले क्या होता था कि इन ऑफिसर्स के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ साथ जुडिशियल पावर्स भी हुआ करती थी। बट आर्टिकल 50 कहता है कि पब्लिक सर्विसेज एग्जीक्यूटिव्स के पास जुडिशियल पावर्स नहीं होनी चाहिए। इसीलिए सरकार ने 1973 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 पास किया, जिसके बाद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज के पास से जुडिशियल पावर्स को निकाल दिया गया, और ये जुडिशियल पावर्स अब आ गई हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जो कि डायरेक्टली स्टेट हाईकोर्ट के अंडर में काम करता है। तो ये था आर्टिकल 50, जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव्स की बात करता है। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। यहाँ पर पूछा गया है कि वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, क्या ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट है। तो इसके लिए हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाले फोल्डर में जाएंगे और पार्ट 2 ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाली वीडियो को देखेंगे। नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी हमारी ये है कि हमें अपने देश के हेरिटेज और कंपोजिट कल्चर को वैल्यू करना चाहिए और प्रिजर्व भी। इस पर क्रिटिक्स का कहना ये है कि पहले ये तो बताओ कि कंपोजिट कल्चर होता क्या है, ये तो एक एम्बिगुअस टर्म है। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर ये कहा जा सकता है कि आर्टिकल 51A सब क्लॉज F के बेस पर हमारे क्वेश्चन में दी गई स्टेटमेंट 2 करेक्ट है।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है कि क्या फंडामेंटल राइट्स के अंदर 14 साल से कम बच्चों को फैक्ट्रीज़ में जाकर काम करना प्रोहिबिटेड है। इसे चेक करने के लिए हम लोग जाएंगे फंडामेंटल राइट्स फोल्डर के अंदर और आर्टिकल 24 वाली वीडियो को देखेंगे। और अब बारी है आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 में बात हो रही है चिल्ड्रन की। चिल्ड्रन यानी वो लोग जो 14 साल से कम के हैं। क्या होता है कि अगर फैमिली में पैसों की थोड़ी समस्या है तो कम उम्र में ही बच्चों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है और आसपास की किसी फैक्ट्री में ये लोग काम पर लग जाते हैं। आर्टिकल 24 इस चीज को प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 24 के जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की ये कोशिश है कि 14 साल से कम के बच्चों को फैक्ट्रीज में नहीं बल्कि स्कूल्स में होना चाहिए। बच्चों का फैक्ट्रीज में काम करना प्रोहिबिटेड है, ये बात तो क्लियर हो गई। बट ये एक्सेप्टर जो यहाँ पर लिखा है इसका क्या मतलब है? एक्सेप्टर का तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि थर्ड पेयर भी करेक्ट है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ सी, यानी ऑल द थ्री। और क्योंकि इस क्वेश्चन को पूरी तरह से बुक्सतवा के पॉलिटी कोर्स के बेस पर सॉल्व किया जा सकता था तो हम इस क्वेश्चन को भी मार्क करेंगे ग्रीन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर एक स्टेट के अंदर किसी एरिया को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल के अंदर शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए तो क्या स्टेट गवर्नमेंट का उस शेड्यूल्ड एरिया के ऊपर एग्जीक्यूटिव पावर नहीं रहती और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस एरिया की लोकल बॉडी ही संभालती है? इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग जाएंगे बुक्सतवा ऐप के ऊपर इंडियन पॉलिटी के अंदर शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ फोल्डर में। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो सेकंड वीडियो है ये शेड्यूल्ड एरिया एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, हमें इसे ही देखना है। अगर मान लीजिए किसी स्टेट में एक शेड्यूल्ड एरिया है तो उस स्टेट के लिए ये मैंडेटरी है कि वो अपने स्टेट में एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल एस्टैब्लिश करे। ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बेसिकली 20 मेंबर्स बॉडी होती है जिसमें शेड्यूल्ड एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि इस 20 मेंबर्स एडवाइजरी ट्राइब्स काउंसिल के एटलीस्ट 3/4 मेंबर्स शेड्यूल्ड एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए। तो ये संख्या हो गई 15। अब क्वेश्चन आता है कि ये ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बेसिकली करती क्या है? तो ये काउंसिल बेसिकली उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर को उस पर्टिकुलर स्टेट के शेड्यूल्ड ट्राइब के वेलफेयर और एडवांसमेंट के लिए एडवाइस करती है। तो आप देख सकते हैं कि शेड्यूल्ड एरिया के अंदर एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है जो कि एक एडवाइजरी बॉडी ही है। अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के ही हाथ में है और इस बेस पर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में पूछा गया है कि क्या कुछ सर्कमस्टेंसेस में गवर्नर की रिकमेंडेशन के बेस पर यूनियन गवर्नमेंट शेड्यूल्ड एरिया का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले सकती है। और इस क्वेश्चन की शुरुआत में ही इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि हमें इसका आंसर कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल को ध्यान में रखते हुए देना है। तो सेकंड स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए हम सेम वीडियो को थोड़ा और आगे स्क्रॉल करेंगे। अब शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि गवर्नर को अपने स्टेट के शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट बनाकर प्रेसिडेंट को भेजनी होती है एनुअली, या फिर वो जब भी मांगे तब। अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि उन्हें ये रिपोर्ट एनुअल बेसिस पर चाहिए तो हर साल की रिपोर्ट भेजनी होगी, और अगर प्रेसिडेंट कहते हैं कि उन्हें ये रिपोर्ट क्वार्टरली बेसिस पर चाहिए तो साल में 4 बार भेजनी होगी। तो ये थी डिटेल शेड्यूल्ड एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन की। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नर को प्रेसिडेंट को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स भेजने के बारे में कहा गया है। यहाँ पर ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है जिसके बेस पर यूनियन गवर्नमेंट शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को टोटली टेक ओवर कर सके। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, नीदर 1 नॉर 2। और इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने पूरी तरह से बुक्सतवा के कोर्स के बेस पर ही सॉल्व किया है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पर ये पूछा गया है कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर वीडियो नंबर 10 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 के ऊपर एक वीडियो अवेलेबल है। इस क्वेश्चन का आंसर हमें इसी वीडियो में मिलना चाहिए। अब देखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के उन फीचर्स को जिन्हें अमेंड करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए और साथ ही साथ 50% स्टेट्स के लेजिस्लेचर से सिंपल मेजोरिटी। और हमने देखा था कि ये प्रोसीजर हम तभी फॉलो करेंगे जब फेडरल स्ट्रक्चर पर बात आ रही है। तो अगर आप इन सातों पॉइंट्स को देखोगे तो आप समझ सकते हो कि इन पॉइंट्स को टच करने का मतलब है स्टेट और यूनियन के बॉन्ड को टच करना, यानी फेडरल फीचर को टच करना। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये 7 पॉइंट्स हैं जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्टेट रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। और हमारे क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट 1 है वो यहाँ पर पॉइंट 5 में मेंशन्ड है, और हमारे क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट 2 है वो यहाँ पर पॉइंट 2 में एग्जैक्टली मेंशन्ड है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और थर्ड स्टेटमेंट उन 7 पॉइंट्स में मेंशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, यानी फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। और क्योंकि ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने पूरी तरह से बुक्सतवा कोर्स की हेल्प से किया है तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 7th क्वेश्चन को देखते हैं जो कि पंचायत से रिलेटेड है। और यहाँ पर तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स इंटरमीडिएट पंचायत लेवल के बारे में है। सबसे पहली स्टेटमेंट में पूछा गया है कि क्या इंटरमीडिएट पंचायत लेवल हर एक स्टेट में एग्जिस्ट करती है। तो ये जानने के लिए हम लोग पंचायती राज वाले फोल्डर में जाएंगे और इसके अंदर एक और फोल्डर है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। इसके अंदर 4 वीडियोज़ हैं, हमें पार्ट 2 वीडियो को देखना है। यहाँ पर एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम का प्रोविजन किया गया है और ये 3 टियर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल,
इंटरमीडिएट लेवल और विलेज लेवल। अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल क्या है, इसकी डेफिनेशन हमें मिलती है आर्टिकल 243 में, जो पार्ट 9 का पार्ट है। यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी स्टेट के जो गवर्नर है वो पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू इन लेवल्स को स्पेसिफाई करते हैं, यानी गवर्नर द्वारा रिलीज पब्लिक नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड लेवल्स को ही विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल माना जाएगा। और इस तरह विलेज लेवल पर विलेज पंचायत, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पंचायत और इंटरमीडिएट लेवल पर इंटरमीडिएट पंचायत हमें देखने को मिलती है। वैसे इंटरमीडिएट पंचायत को पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट पंचायत को जिला परिषद भी कहा जाता है। यहाँ पर एक प्रोविजन ये भी किया गया है कि जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहाँ इंटरमीडिएट पंचायत बनानी जरूरी नहीं होगी, ऐसा लिखा है आर्टिकल 243 में। चलिए, तो ये बात साफ तौर पर मेंशन है कि सभी स्टेट्स में इंटरमीडिएट पंचायत बनाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे स्टेट्स जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहाँ पर पंचायत का इंटरमीडिएट लेवल बनाने की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। इसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है, क्योंकि हमारे देश में एमएलए और एमपी बनने के लिए अगर 25 साल की एज है तो पंचायत का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स क्यों होगी। इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि पंचायत और स्टेट के बीच में टैक्सेस और ड्यूटीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर चीफ मिनिस्टर एक कमीशन अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आंसर भी हमें सेम वीडियो में आगे मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फंड्स कहां से मिलते हैं, बट क्या ये फंड्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए सफिशिएंट है या नहीं, इसको भी लगातार रिव्यू करने की जरूरत होती है। और इसीलिए गवर्नर स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को मिलने वाले ग्रांट्स और डिफरेंट सोर्सेज से मिलने वाले फंड्स को रिव्यू करें और देखें कि क्या ये फंड्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए सफिशिएंट है या नहीं। इसी के साथ साथ तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कमीशन चीफ मिनिस्टर नहीं बल्कि गवर्नर अपॉइंट करते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई। और क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कितनी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है, और क्योंकि तीनों ही रॉन्ग है तो आंसर हो गया डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से बुक्स-तवा कोर्स के बेस पे सॉल्व किया जा सकता है, इसीलिए इसको भी हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लोकपाल से रिलेटेड है। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 हैं ये लोकपाल के जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड हैं। तो इसके लिए हम लोग बुक्स-तवा पॉलिटी कोर्स के अंदर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाले फोल्डर को देखेंगे। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोगों ने बहुत सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को कवर किया है। तो हमें स्क्रॉल करना होगा और जाना होगा लोकपाल वाले फोल्डर पर। और लोकपाल एंड लोकायुक्त फोल्डर के अंदर भी इन टोटल 4 वीडियोज़ हैं। हम देखेंगे लोकपाल पार्ट 2 वीडियो को। शुरुआत करते हैं लोकपाल के जुरिस्डिक्शन से, यानी किन किन लोगों के करप्शन से रिलेटेड मैटर्स को लोकपाल हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में प्राइम मिनिस्टर, सभी यूनियन मिनिस्टर्स, सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी ऑफिसर्स आते हैं। यानी इनसे रिलेटेड किसी भी करप्शन के मामले में आप डायरेक्टली लोकपाल के पास अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसके अलावा वो इंस्टीट्यूट्स जो कि गवर्नमेंट द्वारा फुल्ली फाइनेंस है, या फिर तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि लोकपाल के जुरिस्डिक्शन में प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी ऑफिसर्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी भी। और ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स इंडिया में भी पोस्टेड होते हैं और बाहर भी। एग्जाम्पल के लिए ग्रुप ए ऑफिसर्स में इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी आती है जो कि इंडिया में भी पोस्टेड होते हैं और बाहर भी। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर कहा जा सकता है कि स्टेटमेंट 4 भी रॉन्ग है और स्टेटमेंट 1 भी। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है कि या तो करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही लोकपाल के चेयरमैन बन सकते हैं। तो अगर हम लोग अपनी उसी वीडियो को आगे स्क्रॉल करके देखें, अब देखते हैं लोकपाल की कंपोजिशन। तो लोकपाल में एक चेयरमैन होते हैं और इसके अलावा मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, और इन मेंबर्स में से एटलीस्ट 50% मेंबर्स जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और 50% ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, माइनॉरिटीज या फिर विमेन हो। चलिए अब देखते हैं कि लोकपाल के चेयरमैन और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है। तो इन्हें अपॉइंट करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट, और इनकी टर्म होती है 5 ईयर्स की, या फिर इनकी मैक्सिमम एज हो सकती है 70 ईयर्स। और जब भी प्रेसिडेंट लोकपाल के चेयरमैन या मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं तो ये इन्हें अपॉइंट करते हैं एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पर। और इसका तो ये बात क्लियर हो जाती है कि चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के लिए ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि ये या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है। अब अगर बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि लोकपाल के चेयरमैन या फिर मेंबर बनने के लिए एटलीस्ट एज 45 ईयर्स की होनी चाहिए। लेकिन अभी जो क्लिपिंग हम लोगों ने देखी उसके अंदर हम लोगों ने अपनी वीडियो में देखा था कि हम लोगों ने ये तो मेंशन किया है कि चेयरमैन की एज मैक्सिमम 70 हो सकती है, लेकिन मिनिमम एज के बारे में कोई भी डिटेल मेंशन नहीं की है। तो इसका मतलब ये कि हम लोग बुक्स-तवा के पॉलिटी कोर्स के बेस पर 3 स्टेटमेंट्स को तो एनालाइज कर पा रहे हैं लेकिन चौथी को नहीं। इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को येलो मार्क करूंगा। हालांकि एक चीज़ और है कि मैंने यूट्यूब के ऊपर लोकपाल के ऊपर 6 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर ये मेंशन किया था कि लोकपाल के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 45 है। अब देखते हैं कि लोकपाल चेयरमैन अगर बनना है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया है कि मिनिमम एज 45 ईयर्स की होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 साल की एज तक आप लोकपाल रह सकते हैं। बेसिकली लोकपाल का टेन्योर जो है 5 साल का है, बट अगर 5 साल पूरे होने से पहले ही आप 70 साल के हो जाए तो आपको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको सिर्फ एक ही सोर्स फॉलो करना चाहिए। अगर आपने बुक्स-तवा का पॉलिटी कोर्स लिया है तो आपको हर चीज़ सिर्फ पॉलिटी कोर्स के अंदर मिलनी चाहिए। ये चीज़ नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि ये चीज़ मैंने मैराथन में कवर कर दी थी, ये मैंने शॉर्ट्स में कवर कर दी थी, ये मैंने वहाँ पे कवर कर दी थी, ये मेरे नोट्स में थी, ये टेस्ट सीरीज़ में थी। ये सब चीज़ें फालतू की बातें हैं।
और वापस से अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो स्टेटमेंट 3 सही है और इसीलिए इसका आंसर होगा ए, 3 ओनली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बात हो रही है 10th शेड्यूल की यानी एंटी डिफेक्शन लॉ की, और पूछा जा रहा है कि हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा के अगर किसी मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है तो इसमें किसका डिसीजन फाइनल होता है। तो इसके लिए हम लोग बुक्सवा पॉलिटी कोर्स के अंदर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन इंडिया वाले फोल्डर पर जाएंगे और उसके अंदर हमें मिलेगा एंटी डिफेक्शन का फोल्डर। एंटी डिफेक्शन फोल्डर के अंदर 3 वीडियोज़ हैं, हमें पार्ट 2 वीडियो को देखना है। हालांकि अगर स्पीकर की सीट वैकेंट है तो ये रिस्पांसिबिलिटी डेप्यूटी स्पीकर की हो जाएगी। इसी तरह राज्यसभा में ये रिस्पांसिबिलिटी चेयरमैन की है। और ध्यान दीजिए कि एंटी डिफेक्शन लॉ यानी 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये भी कहा गया है कि इस विषय में प्रिसाइडिंग ऑफिसर का जो भी फैसला होगा वो फाइनल होगा, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी जुडिशियल रिव्यू अलाउड नहीं है। बट तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस भी हाउस के मेंबर के डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन है उस हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन फाइनल होता है, यानी हाउस ऑफ पीपल की बात है तो यहाँ पर लोकसभा स्पीकर का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, ना कि प्रेसिडेंट का। तो इसीलिए स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 में पूछा गया है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी ये वर्ड पॉलिटिकल पार्टी मेंशन्ड है, तो इसका आंसर भी हमें सेम वीडियो में मिलेगा। चलिए देखते हैं कि 10th शेड्यूल में इन तीनों कैटेगरीज के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया मेंशन किए गए हैं इनकी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई भी इंसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतता है और विधानसभा या फिर लोकसभा के मेंबर बन जाने के बाद उस पार्टी को छोड़ देता है तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन उस एमपी या एमएलए को डिस्क्वालीफाइड माना जाएगा, यानी उसकी लेजिस्लेचर की जो मेंबरशिप है उसको रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर ये लेजिस्लेटर व्हिप के अगेंस्ट जाकर वोटिंग करता है या फिर वोटिंग के दिन एब्सेंट हो जाता है तो ये भी एक कंडीशन है जिसकी वजह से लेजिस्लेटर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडिपेंडेंट मेंबर्स की, तो अगर कोई भी इंडिपेंडेंट मेंबर जिसने निर्दलीय रहते हुए चुनाव जीता है, अगर वो चुनाव जीत जाने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसे भी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन डिस्क्वालीफाई किया। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 10th शेड्यूल में जो क्राइटेरियाज मेंशन किए गए हैं उसके अंदर कई बार पॉलिटिकल पार्टी वर्ड यूज़ किया गया है। तो इसका मतलब ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल पार्टी वर्ड यूज़ हुआ है और इसीलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी, नीदर 1 नॉर 2। और इस क्वेश्चन को हम लोग ग्रीन मार्क कर सकते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से बुक्सवा के पॉलिटी कोर्स के बेस पर दिया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो इसके लिए हम लोग इंटर स्टेट रिलेशंस वाले फोल्डर में जाएंगे। इस फोल्डर के अंदर 4 वीडियोज़ हैं, हम सबसे पहले पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। तो इससे इंटर स्टेट काउंसिल की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रही होगी, जहां तक बात है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में टेंशंस को दूर करने की। और इस इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 263 में। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि इंटर स्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चलिए अब देखते हैं इंटर स्टेट रिलेशंस फोल्डर के अंदर 4th वीडियो को। ये वीडियो जोनल काउंसिल से रिलेटेड। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जोनल काउंसिल्स को कवर करेंगे। जोनल काउंसिल्स का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि जोनल काउंसिल्स क्या होती है, इन्हें क्यों बनाया गया, और अगर ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है तो फिर कहां पर मेंशन है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर होगी कि जोनल काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है। और वैसे भी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी कोर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाले फोल्डर के अंदर डिटेल में कवर किया है। तो जोनल काउंसिल्स तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं, साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अदरवाइज़ हम लोगों ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वाले फोल्डर में कवर किया होता। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ओनली 1। और ये क्वेश्चन बुक्सवा पॉलिटी कोर्स के बेस पर पूरी तरह से आंसर किया जा सकता था, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ग्रीन मार्क करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग स्टेटमेंट 3 को देखें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि त्रिपुरा क्या शुरुआत में पार्ट सी स्टेट था या नहीं। तो इसके लिए हम लोग पॉलिटी कोर्स के अंदर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी वाले फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पर 3 वीडियोज़ हैं, हम लोग पार्ट 2 वीडियो को देखेंगे। पार्ट सी स्टेट्स को, पार्ट सी में उन स्टेट्स को शामिल किया गया जो आजादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में चीफ कमिश्नर प्रोविंस हुआ करते थे। उनके नाम है अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि त्रिपुरा पार्ट सी का पार्ट हुआ करता था। और इसके बाद एनिमेशन के थ्रू ही मैंने ये सब भी कवर किया था कि 1956 के रीऑर्गेनाइजेशन में त्रिपुरा को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और बाद में कब वो एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बना। तो स्टेटमेंट 3 तो डेफिनेटली करेक्ट है ही। और अगर बात करें स्टेटमेंट 1 की तो ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड स्टेटमेंट है ही नहीं, तो ये हमारे कोर्स में नहीं है। और ना ही स्टेटमेंट 2 हमारे कोर्स में कवर्ड है। बट ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, ऑल द 3। और क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ एक ही स्टेटमेंट पॉलिटी कोर्स के बेस पर आइडेंटिफाई कर पाए, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने मार्क किया है येलो से। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है।
तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग बुक्सताबा के इंडियन पॉलिटी कोर्स के अंदर प्रेसिडेंट वाले फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर से रिलेटेड जो वीडियो है इसको ओपन करेंगे। ऑर्डिनेंस के थ्रू ये किसी एक नए लॉ को बना सकते हैं, एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड कर सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक ऑर्डिनेंस एग्जिस्टिंग लॉ को अमेंड कर सकता है और एक नया लॉ बना सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकता। तो इस एक्सप्लेनेशन के बेस पर हम लोग कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। अब थर्ड स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है कि क्या किसी ऑर्डिनेंस को बैकडेट से लागू किया जा सकता है। तो इसके लिए वापस से हम लोग सेम वीडियो को थोड़ा स्क्रॉल करके देखेंगे। और हाँ, जिस तरह एक पार्लियामेंट्री एक्ट एक बैकडेट से लागू किया जा सकता है, उसी तरह एक ऑर्डिनेंस भी बैकडेट से लागू किया जा सकता है। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर हो गई कि एक ऑर्डिनेंस को बैकडेट से लागू किया जा सकता है, यानी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 1 और 3 ओनली। और इस क्वेश्चन को हम लोग मार्क करेंगे ग्रीन, क्योंकि इस क्वेश्चन को बुक्सताबा के इंडियन पॉलिटी कोर्स के बेस पर पूरी तरह से आंसर किया जा सकता था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन है जो बुक्सताबा कोर्स में मिस हो गया, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने रेड मार्क कर दिया है। वैसे यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है जो इस साल इंडियन पॉलिटी में इस साल के प्रीलिम्स पेपर में पूछा गया है वो है ये। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल ही बाउंसर क्वेश्चन है और बुक्सताबा कोर्स में भी ये कवर्ड नहीं था। यहाँ पर स्टेटमेंट 2 करेक्ट है और स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। और इस क्वेश्चन का आंसर है डी, स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। तो ये तो बात हो गई इंडियन पॉलिटी कोर्स की। इसके अलावा हम लोगों ने 2 और वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जहाँ पर हम लोगों ने इस चीज़ को एनालाइज किया है कि बुक्सताबा की एंशिएंट हिस्ट्री और बुक्सताबा की मॉडर्न हिस्ट्री प्लेलिस्ट से इस साल प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस हुए हैं। इसके बाद एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जहाँ पर मैं बताऊँगा कि बुक्सताबा ऐप के ऊपर इंडियन इकोनॉमी कोर्स से इस साल के प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस हो पा रहे हैं। तो यूपीएससी के लिए इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी के लिए बुक्सताबा को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सताबा।